रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का अक्षय क्लासेज में। प्यारे बच्चे, जितने लोग 2025 में सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए मैं 100% वायरल मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर लेकर के चला आया हूँ, जिसका उत्तर हम लोग प्यारे बच्चों एक एक करके लिखित कॉपी पे देखेंगे, सारे के सारे प्रश्नों को हल करेंगे, समझेंगे। और जो प्यारे बच्चों मानचित्र वाला प्रश्न है ना, वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको भर करके आना है बोर्ड परीक्षा में, ताकि आपको भी मानचित्र में 10 में 10 नंबर पूरे के पूरे मिल जाए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त यंग इटली बनाया। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिउसेppe मैत्सिनी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित में से किसे सम्राट घोषित किया गया था 1971 में जर्मनी के प्रथम सम्राट के रूप में। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? कैसर विलियम प्रथम। इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। तो 3 हमारा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार के शासन था। ठीक है, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? असीमित कुलीन तंत्र, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कार्न आयात पर नियंत्रण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा कि अमेरिका में आयोजित हुआ था। कहाँ? अमेरिका में आयोजित हुआ था। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है? प्रतिरक्षा, कृषि और अगला प्यारे बच्चों ऑप्शन है इसका शिक्षा या व्यापार। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो श्रीलंका में कौन सा प्यारे बच्चों बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिहली बहुसंख्यक वर्ग है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका। यहाँ कौन सी सरकार है? तो एकात्मक शासन है। ठीक ना। अब चलिए 9 नंबर, महात्मा गांधी का विचार क्या था। तो महात्मा गांधी का विचार क्या था पर प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। ये आपका आंसर प्यारे बच्चों बताना है। ठीक ना। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि पारदर्शी शासन, ये भी सही है। वैध शासन, ये भी सही है। उत्तरदायी शासन, ये भी सही है। इनमें से सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार सोपानी खेती कहाँ होती है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। रबी की फसल कौन सी है प्यारे बच्चों? तो चना है। कौन सा है? चना है। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोनाजाइट रेत में कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। आप इसका लास्ट वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन दिया था कोयला, तो वहां थोरियम ही मिलेगा मोनाजाइट में। ठीक है। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कच्चे माल के रूप में कौन प्रयुक्त करता है प्यारे बच्चों? तो सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो किस देश की भारत से बेहतर स्थिति है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे है प्रश्न प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व धात्विक है? अनक, लौह अयस्क, कोयला या चूना। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों 16 का क्या हो जाएगा? तो लौह अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है किसमें? तब प्रारंभिक क्षेत्रक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक क्षेत्रक। ठीक ना। अब एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है? तो एंथ्रासाइट का संबंध किस खनिज से है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी? तो प्यारे बच्चों सारे ऑप्शन गलत है, यहाँ 1983 ईस्वी हो जाएगा। ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्यमों का स्वामित्व। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक एक करके हम लोग सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ लिए। अब हम लोग चलिए सीधे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न में। वर्णनात्मक प्रश्न है पहला कि 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई? 2 कारण बताइए। अथवा में करके है कि 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रवाहों को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर प्यारे बच्चों 80 शब्द में लिखना है और 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए हम लोग सीधे सीधे प्यारे बच्चों लिखते हैं 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट। अब आप लोग कारण पहला लिखिएगा कि 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती कपड़ों का आयात नगण्य था। जैसे ही भारत से कच्चे कपास का निर्यात बढ़ा, कच्चे कपास की कीमत क्या हो गई प्यारे बच्चों? बढ़ गई। भारत में बुनकरों के पास आपूर्ति की कमी थी और जब वे अत्यधिक कीमत पर कच्चा कपास खरीदने को मजबूर थे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों लिख दीजिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? अथवा में है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता बंटवारे के किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किसी एक को आपको करना है। अब हम लोग प्यारे बच्चों लिख देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में राजनीतिक शक्ति के विकेंद्रीकरण के पीछे का मूल विचार केंद्र सरकार से निचले स्तर के स्थानीय सरकारों जैसे राज्यों, जिलों और गांवों में शक्ति और निर्णय लेने का अधिकार को वितरित करना था। ठीक है। इस अवधारणा को विकेंद्रीकरण के रूप में भी जाना जाता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ठीक ना। अब इसका प्यारे बच्चों या है कि अभ्रक के उपयोगिता बताइए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। तो किसी एक को बताना है। तो अभ्रक वाले का चलिए हम लोग आंसर लिख करके समझ लेते हैं। देखिए अभ्रक का उपयोग आपको लिखना है। अभ्रक का उपयोग लिखिए कि अभ्रक के छोटे छोटे टुकड़े रबड़ उद्योग में, रंग बनाने में, मशीनों में चिकनाई देने के लिए, मानपत्रों की सजावट एवं विद्युत उद्योग में काम आता है। पवन मापी यंत्र तथा उत्तम कोटि के दर्पण अभ्रक की सहायता से बनाए जाते हैं। अभ्रक उत्पादित 2 राज्य कौन कौन से है? तो एक तो है आंध्र प्रदेश, आगे क्या है? तो राजस्थान है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा क्या है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए। देशों की स्थिति की तुलना करने के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है? अथवा में करके दिया है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूलन बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। ठीक है। अब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में आप लोग अंतर छाप के आइएगा। पहला राष्ट्रीय आय में लिखना है कि राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की वास्तविक राशियों का योग होता है
जबकि प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगा कि कुल राष्ट्रीय आय में से कुल जनसंख्या का भाग देने पर इसे ज्ञात किया जाता है। यह राष्ट्रीय आय का क्या होता है, तो औसत होता है। प्यारे बच्चों, अब 2 नंबर में लिख दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय का संबंध एक देश के उत्पादन से होता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय का संबंध एक देश की औसत आय से होता है। राष्ट्रीय आय एक देश की आर्थिक प्रगति का सूचक है। प्रति व्यक्ति आय देश में लोगों के रहन सहन के स्तर की माप का सूचक है। राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है। प्रति व्यक्ति आय व्यक्ति का जो है हिस्सा है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर जो है लिख करके आइएगा। देश की स्थिति तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय को उचित विधि माना जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति आय एक व्यक्ति के आय का हिस्सा है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न संख्या प्यारे बच्चों आ जाएगा 5, ठीक ना, 5 आ जाएगा वर्णात्मक सेकंड का। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें 150 शब्दों में देना है। कह रहा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। अथवा में करके दिया है असहयोग आंदोलन कब चलाया गया। इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों का विवेचना कीजिए। अब हम लोग प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कैसे लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 5 आपको लगा देना है और सत्याग्रह का अर्थ बता देना है। सत्य के विचार का मतलब है सत्य को अपनी शक्ति बनाकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। सत्याग्रह सत्य की शक्ति में विश्वास है। पहला है चंपारण सत्याग्रह। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। आगे हम लोग लिखेंगे गुजरात सत्याग्रह। 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उनसे जबरन लगान वसूल रही थी। अहमदाबाद सत्याग्रह अब आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसमें लिखिएगा कि 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो 6 नंबर है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। ये 6 नंबर का आपको मिलेगा। अथवा में करके दिया है कि भारत में महिलाओं की प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक ना, किसी एक को जो है उत्तर हम लोग लिखेंगे। तो चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग 6 नंबर का उत्तर देख लेते हैं। भारतीय समाज में जाति प्रथा का कारण क्या लिखिएगा कि भारत में जाति प्रथा का सबसे मुख्य कारण यहाँ की सामाजिक वर्ण व्यवस्था है, जो अच्छे उद्देश्य के लिए स्थापित की गई, लेकिन उसने विकृत रूप धारण कर लिया है और भारत में जाति प्रथा जो है प्रचलित है। जाति प्रथा को समाप्त करने का उपाय लिखिएगा कि स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, छात्रावास आदि के नामकरण में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कानूनी तौर पर निषिद्ध किया जाना चाहिए। दूसरा में लिखेगा कि जातीय संगठन, परिचय, सम्मेलन पर कानून प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। अब हम लोग प्यारे बच्चों बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इनके 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। अथवा में करके दिया है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। भूक्षरण में लिखिएगा कि भूमि के कणों का अपने मूल स्थान से हटने एवं दूसरे स्थान पर एकत्र होने की क्रिया को भूक्षरण अथवा मृदा अपरदन कहते हैं। कारण क्या है, जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, वन विनाश, अत्यधिक चराई, झूम कृषि तथा खनन इसके प्रमुख सभी कारण हैं। ठीक है, भूक्षरण रोकने के 4 उपाय कौन कौन से हैं। समुच्चय जुताई है, पट्टीदार खेती है, भू परिष्करण प्रक्रिया है, वायु अवरोधक एवं आश्रय आवरण है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पूरे 6 नंबर मिलेगा। अथवा में करके दिया है कि असंगठित क्षेत्र की श्रमिकों की समस्याओं का विवेचना कीजिए। किसी एक का हमें उत्तर लिख करके आना है। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और यह वर्णनात्मक प्रश्न का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। प्राथमिक क्षेत्रक में लिखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि, मछली पकड़ना तथा खनन भी शामिल है।
भारत की लगभग 70% आबादी प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करती है। द्वितीयक क्षेत्र में लिखिएगा कि द्वितीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र के विकास का समर्थन करता है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार टोकरी में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को उपभोक्ता उपयोग योग्य उत्पादों में परिवर्तन करने में भी मदद करता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे आगे जो है मानचित्र वाला प्रश्न है। देखिए, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और मानचित्र का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ था, इसका आप लोग का आंसर देना है प्यारे बच्चों। तो देखिए 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर महाराष्ट्र। ठीक ना। अब एक एक को कॉपी में भी ऐसे आपको लिख देना है। उसके बाद मानचित्र में प्यारे बच्चों बिल्कुल बढ़िया से दर्शा करके चले आना है ताकि आपका नंबर बिल्कुल ना कटे। ठीक ना। देखिए ऐसे ही मानचित्र कार्य होता है। नागपुर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और आप आराम से लिख दिए पहला का 9 का पहला। ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो 9 का दूसरा है महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पे तोड़ा था, तो दांडी गुजरात हो जाएगा। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी प्यारे बच्चों, तो अमृतसर पंजाब हो जाएगा। डी में है कि महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो चंपारण बिहार हुआ था। इन सारे को हम लोग जो है दर्शा देंगे। चंपारण बिहार हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हो गया, अमृतसर पंजाब। उसके बाद नमक कानून कहाँ हो गया, तो दांडी 9 का दूसरा हो गया। अब हम लोग का एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों और है कि चौरी चौरा का घटना किस जिले में घटी थी, तो चौरी चौरा का घटना कहाँ घटित हुई थी, तो गोरखपुर में घटी थी। गोरखपुर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। अब आपका ऑप्शन जो है 9A का भी हो जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 9B दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नगर नाम लिखिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है प्यारे बच्चों, तो लखनऊ है। 9B का उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, तो सरदार सरोवर बांध बना है, गुजरात में है। ठीक ना। दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम लिखिए। तो दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी का नाम क्या हो जाएगा, तो गोदावरी हो जाएगा। ठीक है। और गोदावरी कहाँ है, तो महाराष्ट्र से होते हुए जाती है, तो यहाँ आप बना दीजिएगा। अब प्यारे बच्चों है कि भारत के एक जूट उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो भारत के एक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहाँ हो जाएगा। 9B का भी हो जाएगा। अब है कि भारत के एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। तो भारत के परमाणु एक ऊर्जा का तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप दर्शा दीजिएगा 9B का 5 नंबर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने पूरे के पूरे जो है इस मॉडल पेपर का सलूशन आप सभी को बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।